माई सेल्फ नीतू। जैसे कि आप देख सकते हो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कास्ट। कास्ट जो है ये अलग अलग टाइप से आपको कास्ट मिल जाएंगी। कोई अनुसूचित जाति पूछता है, कोई अनुसूचित जनजाति पूछता है। और आपने देखा होगा कि कास्ट को जो है बहुत सारे टाइप्स में बांटा है, बहुत सारी जातियां हैं, उनकी उपजातियां भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कह सकते हो जिसमें आपको कास्ट जो है वो देखने को मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपका बर्ताव, आपका खान पान सब कुछ जो है वो कास्ट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा शुरुआत से कराने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कास्ट क्या होती है। ठीक है, कास्ट क्या होती है और कास्ट की परिभाषा या फिर यूं कहें कि कास्ट की विशेषताएं क्या है, इस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर जो है आराम से डिस्कस करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। बस मैं चलो शुरुआत करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पर जो है ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी +1 +2 और बीए की जितनी भी सोशियोलॉजी है हिंदी मीडियम में, पॉलिटिकल साइंस बीए की सारी हिंदी मीडियम में, ग्रामर हो गया, हिंदी ग्रामर जो भी है आपका हिंदी व्याकरण है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी कि मैं ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन जो है इस चैनल पर करवाती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सोशियोलॉजी का टॉपिक तो मैं करवा ही रही हूँ, बाकी ये भी सब्जेक्ट है कुछ जो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम कास्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे। मीनिंग यानी कि व्हाट इज कास्ट, कास्ट क्या होती है। दूसरी चीज हम इसमें करेंगे वो है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। चलिए मैं लिख देती हूँ, ये कुछ कुछ ऐसे नॉर्मल चीजें हैं जिससे आप अवगत होंगे, आपको अच्छे से पता होंगी। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी वो है हमारे फीचर्स के बारे में, जिनको हम कहते हैं विशेषताएं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो डेफिनेशन है ना, ये आपको 2 डेफिनेशन लिख के आनी चाहिए, क्योंकि 2 डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स दिलाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम चीज यहाँ पर करेंगे कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन जो है यहाँ पर हम कवर करेंगे, जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, हिंदी में हम इसको निष्कर्ष कहेंगे। और कंक्लूजन के बारे में भी एक और बहुत ही मेन पॉइंट है कि जो आपका कंक्लूजन होता है ये आपको 2 मार्क्स देता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंक्लूजन यानी जो निष्कर्ष होता है उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन आपको कंक्लूजन कभी भी भूलकर नहीं आना है, क्योंकि कंक्लूजन के पूरे 2 नंबर आपको यहाँ पर लगते ही लगते हैं। इसलिए जितने भी आप अगर बीए में हो तो बीए में आपको पता है कि 18 मार्क्स का जो पेपर है आपका आता है, जिसमें से आपसे ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम आप 6 पेज तो लिखें। एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 पेज लिखने को कहा जाता है, और एक पैटर्न होता है पेपर को लिखने का कि सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे, यानी जो भी आपसे टॉपिक पूछा गया है मीनिंग का मतलब क्या होता है, आप सोच में पड़ जाओगे कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग आपने सोचना ही तो नहीं है ना। आपसे कास्ट पूछा है तो कास्ट के बारे में क्या आप जानते हो, कास्ट क्या होती है, ये सब चीजें मीनिंग में आपने लिखनी है। दूसरी चीज डेफिनेशन आ जाती है, यानी कि परिभाषा। ठीक है, यानी कि आप डेफिनेशन 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, जितनी मर्जी लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास उतना वक्त भी नहीं होता है और हमें उतनी डेफिनेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या है, हमको 2 डेफिनेशन तो लिखकर ही आनी है, एक मत लिखिएगा, 2 डेफिनेशन लिखिएगा, आपको 2 नंबर उसके पूरे मिल जाएंगे। बाकी जितने भी मार्क्स बचे होंगे और भी कुछ चीजें पूछी होंगी उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। और लास्ट के जो हमारे 2 मार्क्स है वो कंक्लूजन के भी जुड़ते हैं। तो अगर आप 18 मार्क्स में से कंक्लूजन भूल गए हो तो आपके उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 16 मार्क्स में से ही आप कह सकते हो कि 16 मार्क्स में से आपको जांचा जाएगा कि आपका क्वेश्चन कितना है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि 18 में से कंक्लूजन भूल गए हो तो आपको पूरे 16 नंबर मिलेंगे। आपने जो लिखा है उसमें से भी टीचर चेक करेगा कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है। तो यानी 18 में से 2 नंबर आपने खुद ही काट लिए, और बाकी जितने भी एनालाइज किया जाएगा आपने जो आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर कटी जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कंक्लूजन जो है लिख कर आ जाते हो तो कंक्लूजन के नंबर जो 2 हैं वो परमानेंट ही है। उसके कंक्लूजन में आपका आंसर जब चेक किया जाता है तो उतना भी नोटिस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन के जो मार्क्स हैं वो तो आपके पक्के ही पक्के हैं। इसलिए कंक्लूजन में अगर ज्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो 2 से 3 लाइनें जो है वो कंक्लूजन की आप लिख के तो जरूरी आइएगा, लेकिन भूलिएगा मत। ठीक है, होता ना कि कुछ ना सही से कुछ लिख के आए हो तो वो चीज यहाँ पर बहुत ही पक्की और सही तरह से बैठती है। अब सबसे पहले मैं आपको शुरुआत कराती हूँ कि हमारा जो कास्ट है वो क्या होती है, उसके बाद हम और चीजें धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं।
जिसको हम हिंदी में अर्थ भी बोलते हैं। तो देखो, ये जो हम कास्ट या यूं कहें कि ये जो जाति शब्द है, ठीक है, ये जो जाति शब्द है ये इंग्लिश का जो शब्द है कास्ट, उसका हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। यानी कि ये जो जाति शब्द है ये इंग्लिश भाषा का जो शब्द है हमारा कास्ट, ये उसका हिंदी रूपांतरण है। और ये जो कास्ट है, ये जो कास्ट शब्द है, ये क्या है, ये पुर्तगाली भाषा, ठीक है, या यूं कहें कि पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली का एक शब्द है हमारा कास्टा, CASTA। ये जो कास्टा शब्द है ना वहां से निकला है। और कास्टा जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रजाति, प्रजाति, भेद या फिर जाति। तो ये कास्टा जो है इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई है कि जो हमारा कास्ट शब्द है, सबसे पहले मैं तो जो कास्ट है उसी का पोस्टमार्टम किया हुआ है कि जो कास्ट शब्द है वो आया कहाँ से है। तो कास्ट को हम हिंदी में जाति बोलते हैं। तो हिंदी का जो शब्द जाति है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द कास्ट है, उसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। और ये जो कास्ट शब्द है, जो अंग्रेजी का शब्द कास्ट है, ये भी पुर्तगाली शब्द का जो शब्द है हमारा कास्टा, वहां से निकला है, जिसका मतलब होता है प्रजाति, भेद या फिर आप जाति भी कह सकते हैं। और क्या है, 3000, ठीक है, याद रखना कि 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां जो है हमारे भारत में पाई जाती हैं। और उन जातियों की भी बहुत सारी उपजातियां भी हमें देखने को मिल जाती हैं। ये तो बस मैंने एक जो कास्ट शब्द है उसी का विश्लेषण किया है। और अब मैं अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो जाति क्या होती है। जाति एक ऐसी संस्था कह सकते हैं या फिर एक ऐसी प्रथा होती है जो, या एक पहचान कह सकते हो। जाति एक तरफ से हमारी पहचान होती है जो हमारे जन्म से ही हमको मिल जाती है। और जाति हम किस कास्ट में जन्म लेंगे, किस कास्ट में जन्म नहीं लेंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर ऊंची जाति में जन्म होता है आपका तो ऊंची कास्ट के आप कहलाओगे, नीमन जाति में होता है तो आप नीमन कास्ट के जो वो कहलाओगे। तो कहने का साफ सिंपल ये मतलब है कि कास्ट को आप चूज नहीं कर सकते हो कि मैं इस कास्ट में जाऊंगा, इस कास्ट में पैदा होऊंगा, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा है कि आप जिस भी कास्ट में, यानी जिस भी जाति में आपका जन्म हो चुका है, वहां पे क्या है, आप उस जाति को जिंदगी भर चेंज नहीं कर सकते हैं, आप उस जाति को बदल नहीं सकते हैं। उसी जाति के अनुसार आपका खान पान, आपका पहनावा, आपका रीति रिवाज, आपका बात करने का तरीका, या आपका जो व्यवसाय है, जो ऑक्यूपेशन है, वो सब कास्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जिंदगी भर करने पड़ते हैं, ठीक है। और कास्ट के बारे में और भी धीरे धीरे करके काफी सारी डिटेल है जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो जितना मैंने अभी तक कास्ट के बारे में आपको समझाया है वो सब उतना ही आप मीनिंग में लिखिएगा। देखो, मैं कोई अनोखा कास्ट के बारे में नहीं बता रही हूँ आपको। SCP अपने ली होगी अगर प्लस BA में हो या जो भी है, तो SCP में आपको कास्ट के बारे में काफी बताया है। स्पेशली +1 +2 में सोशोलॉजी ले रखी है आप लोगों ने। आप ये इस वीडियो को देख रहे हो तो ये तो कंफर्म है कि आपने सोशोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो अपने +1 या फिर +2 में ये कास्ट को बहुत ही अच्छे से जो है इसको पढ़ाया गया है। तो कास्ट आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं अपने आसपास जो भी चीजें हैं, तो आपको मीनिंग समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि कास्ट क्या होती है। अब दूसरी चीज जो हम यहाँ पर हैंडल करेंगे वो हम आ जाते हैं परिभाषा के ऊपर। डेफिनेशन जो है, पहले मैं आपको एक बार डेफिनेशन से रिलेटेड और बता दूं। पहली बात क्या बताई थी कि 2 डेफिनेशन लिखनी है, 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ठीक है। वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जितनी ज्यादा लंबी डेफिनेशन होती है उसको याद करते हैं, ये सोचकर कि हमने जितनी ज्यादा लंबी डेफिनेशन लिखी है उतने ही ज्यादा हमको नंबर मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ये मान लो कोई राइटर का नाम है और उसने ये डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, जैसे ये 3 लाइन हो गई, ठीक है, तो किसी ने अगर 3 लाइन की डेफिनेशन लिखी है, किसी ने अगर 2 लाइन की डेफिनेशन लिखी है, किसी ने अगर 1 लाइन की डेफिनेशन लिखी है और किसी ने अगर आधे लाइन की भी डेफिनेशन लिखी है ना, तो नंबर क्या मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर 2 डेफिनेशन के क्या मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।
आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि आप बहुत बड़ी 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 जो डेफिनेशन है 4-5 लाइन की डेफिनेशन लिखोगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, भले ही वो आधी लाइन में ही क्यों ना खत्म हो जाए, आपको नंबर पूरे के पूरे ही मिलेंगे। और एक और चीज बता दूं, डेफिनेशन से रिलेटेड के डेफिनेशन को आप समझ सकते हो, समझ के याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन जो विद्वान जिस भी टॉपिक के बारे में अपनी डेफिनेशन देके गया है, परिभाषा देके गया है, आपको उन्हीं शब्दों में जैसा तैसा लिख के आ चुका है ना पिछले वर्षों से, आपको वैसा ही वैसा लिखना पड़ता है। आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन को नहीं लिख सकते हो, फिर वो एक डेफिनेशन ही नहीं रहेगी, वो तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएंगे ना उसको लेकर, ठीक है। तो डेफिनेशन को आप जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना चाहिए और लिखना ही पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें डेफिनेशन से रिलेटेड हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेफिनेशंस हमारी किस किस ने दी है और क्या क्या डेफिनेशन यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं। ये अपनी दो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहली डेफिनेशन दे रखी है मजूमदार ने। मजूमदार ने कहा है जाति एक बंद वर्ग है। देखो कितना 5 शब्दों की डेफिनेशन लिखी हुई, मैंने आपको पहले समझाते था। अगर आधी लाइन की भी डेफिनेशन आती है तो पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी डेफिनेशन को याद कीजिए, टाइम भी बचेगा और याद भी रहेंगी, क्योंकि आपको नंबर तो पूरे के पूरे मिलने हैं, ये तो आपको गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मैं बी अपनी कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मजूमदार ने बोला है कि जाति एक बंद वर्ग है। मीनिंग की बात करूं तो बंद क्या है, क्योंकि जाति एक ऐसा बंद वर्ग है, ठीक है, क्योंकि आप जाति से बाहर शादी नहीं कर सकते हो, अपनी जाति चेंज नहीं कर सकते हो, अपना कोई अपनी पसंद का कोई काम नहीं कर सकते हो। ये सब चीजें क्या है, ये बंद आपको बांध के रखा गया है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो ना कर सकते हो। तो ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। दूसरी डेफिनेशन हावल ने दी है, उन्होंने कहा है अंतर विवाह और जन्मजात प्रदत्त स्थिति के माध्यम से। अंतर विवाह का मतलब होता है अपनी ही जाति में शादी करने से, और जन्मजात प्रदत्त स्थिति यानी हमारे जन्म से जो हमको सिचुएशन जो स्थिति मिली है उसके माध्यम से सामाजिक वर्गों का जाना जाना ही जाति है। जाना जाना का मतलब जानना किसी को, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। बिल्कुल छोटी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर ली है। ये डेफिनेशन आपको 3 लाइन की लग रही होगी, कॉपी में लिखोगे तो ये 1.5 लाइन में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा एरिया अपना कम है ना। तो ये आधी लाइन की है और ये 1.5 लाइन की है। इतने डेफिनेशन मैंने पहले कहा कि थोड़ी सी डेफिनेशन लिखो, छोटी सी, और मस्त रहो, क्योंकि नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, वो आती है अपनी परिभाषा, यानी कास्ट की कौन कौन से परिभाषित तो कर चुके हैं। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कास्ट के बारे में। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे कर सकते हैं। तो ये भी याद रखना कि ये टॉपिक हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो दूसरी चीज की बात करें हम लोग, जो नेक्स्ट है वो है हमारा फीचर्स। फीचर्स को हम लोग इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं और हिंदी में विशेषताएं बोलते हैं। पहली विशेषता क्या आती है, पहली विशेषता आती है विवाह, ठीक है। तो जाति में आपको पता है कि जो पहले के जमाने की मैं अगर बात करूं तो हमारी 4 जो हमारा समाज था, जो हमारी सोसाइटी थी, उसको 4 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। ब्राह्मण सबसे पहले थे, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, मैं यहाँ पर वैश्या नहीं बोलूं, वैश्य बात कर रही हूँ, और लास्ट में अपना शूद्र आ जाता है। अब आपको पता है कि ये पहले समाज की बात करूं, पहले जमाने की समाज की बात करूं तो क्या था, हमारा जो पूरा समाज है, जो सोसाइटी है, उसको 4 जातियों में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। पहले इनको वर्ग बोलते थे, लेकिन बाद में जो वर्ग है शब्द को हटाकर जाति हम लोग अब यूज करने लगे हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण इसलिए थे क्योंकि ब्राह्मणों ने ही इन 4 को बांटा था। तो जिन्होंने अब डिवीजन किया है उन्होंने सबसे ऊपर अपने आप को रखा, दूसरे नंबर पर क्षत्रियों को रखा, तीसरे नंबर पर शूद्र को रखा। ब्राह्मण क्या काम करते हैं, पूजा पाठ करने का काम करते हैं, हवन भवन करते हैं, शादियां करवाते हैं, कीर्तन भजन जो भी है ये सब क्या है, यानी कि पूजा पाठ से रिलेटेड, शादी ब्याह से जितने भी रीति रिवाज होते हैं ना, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है वहां पर भी कुछ चीजें होती हैं, किसी का जन्म होता है, किसी की शादी होती है, तो ये सारे जो काम है वो ब्राह्मण लोग करते थे, ठीक है।
अब मैं क्षत्रिय की बात करूं, क्षत्रिय यानी राजपूत। जो राजपूत क्या करते थे, लोगों की रक्षा करते थे, तलवारों का यूज क्या करते थे, जैसे अपने राजा महाराजों को देखा है ना, ठीक है, तो क्षत्रिय बोलते हैं। और वैश्य, वैश्य में वे लोग आते हैं जो कि व्यापारी हैं, कोई सुनार है, कोई लोहार है या कुछ भी है, ठीक है, तो ये सब वैश्य में आ जाते हैं। और शूद्र, शूद्र जो थे लास्ट के, इनकी स्थिति जो थी उस वक्त की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि जो शूद्र थे उनसे गंदे काम करवाए जाते थे। जो मरे हुए पशु हैं उनको उठवाया जाता था, जो गंदे गंदे काम जैसे नालियां साफ करना या बाथरूम वगैरह साफ करना, तो ये उनसे काम करवाया जाता था। और अगर उनकी कैपेसिटी होती थी, उनके अंदर योग्यता होती थी कि हाँ मैं ये काम ही कर सकता हूँ, लेकिन वो उसको वो काम नहीं करने देते थे, क्योंकि उसकी जाति जो थी वो निमन थी, निमन जाति का। यानी ब्राह्मणों ने कह के रखा हुआ था कि जो नीचे जाति के लोग हैं ना वो ऊंची जाति के, इन तीनों जातियों के कोई भी काम को अपना नहीं सकते हैं। वो सिर्फ ये क्या करते हैं, मोची का काम करते हैं, मरे हुए पशुओं को उठाते हैं, नालियां साफ करते हैं, तो तुम सिर्फ यही काम कर सकते हो, ऐसा ब्राह्मणों ने शूद्र को कह दिया था। और उसके बाद जो शूद्र थे ये गांव में नहीं रहते थे, उनको गांव से बाहर रखा जाता था। और कभी ब्राह्मण या ये ऊपर की 3 जातियां कहीं से गुजर के भी जाती थी ना, तो इन शूद्र को बोला जाता था कि तुम साइड ही रहना, क्योंकि अगर तुम्हारी परछाई हमारे ऊपर पड़ गई तो हम क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो वो घर पर जाकर जो एकदम से गंगा स्नान भी करने लग जाया करते थे अगर कोई गलती से आ गया। और अगर गलती से आ भी जाता था तो उसकी धुलाई भी बहुत होती थी, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत मारते पीटते भी थे, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना तो समझ में आया है कि ये जो जाति है इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बद से बदतर करके रखी थी। अब विवाह में यही चीज हमारे यहाँ पर सामने आती है, ये जाति के अकॉर्डिंग ही हमको विवाह करना पड़ता था। आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ उसी जाति की लड़की से ही शादी कर सकते हैं। जो शूद्र है वो एक शूद्र लड़की से ही शादी कर सकता है, वो ब्राह्मण की लड़की हो, क्षत्रिय की लड़की हो या फिर वैश्य की लड़की हो, उससे शादी जो वो नहीं कर सकता है। अगर वो करने की कोशिश भी करता था या फिर मान लो कर भी लेता था तो उसे जाति से बाहर फेंक दिया जाता था, ठीक है। जिसको पता नहीं दिवाली या कुछ मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कहते हैं आज के जमाने में जो शब्द यूज करते हैं, तो बहुत ही मार कुटाई भी होती थी, बहुत कुछ होता था, ठीक है। तो विवाह के बारे में स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए थे कि तुम अपने से ऊपर की ये तीनों जातियां हैं उनमें से किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकते हो। तो विवाह की पहली विशेषता यही है कि आप सिर्फ अपनी ही जो कास्ट की लड़कियां हैं उन्हीं से ही आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है खान पान। खान पान पर प्रतिबंध। खान पान पर प्रतिबंध की बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो थे इनका सब कुछ डिसाइड कर दिया था कि तुम्हारा खान पान कैसा होगा, कैसे तुम कपड़े पहनोगे, कैसे समाज में तुम्हारी स्टेटस होएगा, क्या रोल होएगा, सबका अपने अपने डिसाइड कर दिया गया था। तो जाति की दूसरी विशेषता जो आती है वो यही आती है कि खान पान पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। सबको ये बोला गया था कि आप अपनी से ऊंची जाति में शादी या फिर खान पान नहीं कर सकते हैं। जो शूद्र हैं वो वैश्य के जो खान पान पहनावा है उनको नहीं अपना सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसको नहीं अपना सकते और ये वाले ब्राह्मणों को नहीं अपना सकते हैं। अब ऐसा ही नहीं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है ये इनमें से तीनों के किसी भी खान पान जो है पहनावा है इसको नहीं अपना सकते हैं। सबको बोल के रखा है तुम इसको नहीं अपनाओगे, तुम इसको नहीं अपनाओगे और तुम इसको नहीं अपनाओगे। तो इस तरह से चीजों को प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई थी कि तुम अपनी जाति में रहते हो, तुम्हारी ये पहचान है, तुम ऐसा खाना खाओगे, ऐसे कपड़े पहनोगे और यहाँ रहोगे, और हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो हमारे नियम है। तो खान पान पर जाति में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते हो, किसी का खान पान जो है वो आप अपना नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने पहले भी आपको बताया था, वो है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो जाति के अनुसार क्या था कि आपके अंदर अगर जितनी भी कैपेबिलिटी है, जितनी भी आपके अंदर योग्यता है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन अगर आप शूद्र जाति से बिलोंग करते हो तो आप डॉक्टर, इंजीनियर जो है क्षत्रिय, ब्राह्मण जैसा कुछ आप नहीं बन सकते हो। आपको मना कर दिया गया है कि आप सिर्फ जो शूद्र लोग करते हैं, मोची जो जूते वगैरह बनाते हैं, चप्पल वगैरह सिलते हैं, आप सिर्फ वही काम कर सकते हो, आप कोई काम नहीं कर सकते हो। देखो मैं ये सब पुराने जमाने की जो है बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ कास्ट सिस्टम
की मैं जो है यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे ये सब खत्म हो चुका है। क्योंकि आज के टाइम पे तो कास्ट सिस्टम थोड़ी बहुत बची है, वो सिर्फ मैं सच कहूँ तो राजनेताओं ने बचा के रखी है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, हमारा भारत महान है, सब समान है, ठीक है, ये सब बोलते हैं। लेकिन क्या है, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर भारत के सभी लोग एक समान है तो फिर हम अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांट के वोट मांगते हैं भाई? तो मैं सिंपल सी बात है, जितनी भी जाति बची है वो सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की वजह से बची हुई है, वरना तो लोग थोड़ा बहुत सुधरने लगे हैं, खुद में बदलाव आने लगा है। तो जाति को इतना मानते नहीं है, आप कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि अब क्या है, शहरों में उद्योग लग गए हैं बहुत सारे, आपको काम के ऑप्शन मिल गए हैं, आप वहां जाकर काम कर सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, जो निम्न जाति के लोग, जिनको लगता है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ और मैं यहाँ रहकर नहीं बन सकता हूँ, तो वो शहरों में चले जाते हैं। क्योंकि शहरों में क्या है, एक दौड़ भाग वाली जिंदगी होती है, जिसमें आपसे उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, आपसे ये पूछा जाता है कि तुम कर क्या सकते हो भाई, ये बता दो, तुम अगर बन सकते हो तो आ जाओ। उनको सिर्फ काम से मतलब है, तुम्हारी जाति से, तुम्हारे धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो व्यवसाय में क्या है, गाँव में क्या होता है, मोस्ट ऑफ बहुत सारे ऐसे गाँव है जहां पर भी ये चीज किया जाता होगा। एक शब्द आपने सुना, भंगी, मुझे लगता है शायद किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना होगा। तो ये मेरे गाँव में ये चीज पाई जाती है। मेरे को पहले समझ नहीं थी, अब मैं पढ़ी लिखी हो गई हूँ ना, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो मुझे समझ में आया कि वो लोग अलग रहते थे, जो भंगी थे ना, उनको अलग रखा जाता था। वहां पर हमको जाने को मना करते थे, उनका खाना पानी सब पीने को मना करते थे, मेरी फैमिली में भी या सब लोग। तो पहले तो उतनी समझ थी नहीं, मैं पता नहीं क्यों मना करते होंगे, शायद झगड़ा हो गया फलाना ढिमकाना। लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आने लगा कि उनको वो कास्ट में नीचे हैं, इसलिए उनको अलग रहने को, उनका अलग मोहल्ला बनाया गया है, वहां जाने को मना इसलिए किया जाता है क्योंकि वो निम्न जाति से हैं। तो वो चीज अब समझ में आई है। तो हम लोग गाँव में उनको भंगी बुलाया करते थे, यहाँ पता नहीं किस किस अलग एरिया में सबके अलग अलग नामों से जो है वो बुलाते हैं। तो ये चीज है, हम यहाँ पर कर सकते हैं कि व्यवसाय आपको नहीं चूज करने देते। और यहाँ पर चलो ऊंच नीच लिखते हैं, वरना शब्द पूरा अलग ही नजर आएगा। ऊंच नीच के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, ऊंच नीच का संतरण क्या है, ये सारा ऊंचा नीचा किया गया है। आप इसमें ये सब लिखोगे कि ब्राह्मणों ने ये बांटा था, फलाना ढिमकाना, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि ब्राह्मणों ने पूरी सोसाइटी को बांटा था, ये किया था, वो किया था। तो ये सारी चीजें जो है आप इस पॉइंट में, ऊंच नीच जो है पॉइंट, उसमें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है हमारा जन्म। जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती है। ये मैं भी आपको पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हूँ कि जाति हमारे जन्म पर आधारित होती है। हम किस जाति में जन्म लेंगे, किस जाति में जन्म नहीं लेंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम ऊंची जाति में जन्म लेंगे, और किस्मत खराब हुई तो किसी निम्न जाति में हम लोग जन्म लेंगे। तो ये चीज सबसे मेन बात है कि हम किस जाति में होंगे, किस जाति में नहीं होंगे, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, हमारी किस्मत डिसाइड करती है, हमारा बैड लक डिसाइड करता है, आप ये चीज भी कह सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि जाति आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज को क्या बोलते हैं, चेंज को हिंदी में बदल नहीं सकते, ऐसा आप कह सकते हो। मैंने यहाँ पर जानबूझकर चेंज जो शब्द है इसको लिखा है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी का ही यूज करूंगी। आप देख सकते हो जहां मुझे लगता है कि इंग्लिश यूज होनी चाहिए वहां मैं इंग्लिश यूज कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जाति चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चेंज नहीं कर सकते हैं का मतलब ये है कि आपको जो जाति मिल जाती है जन्म से, आपको वही जाति, सिंपल सी बात है कि जो जाति है आपके जन्म से ही आपको मिल जाती है और आपके मरने के बाद ही आपसे अलग होती है, क्योंकि जाति को आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। आप कहीं शूद्र जाति में आपका जन्म हुआ है और आपको अचानक से दिल हो उठा कि नहीं मैं तो शूद्र जाति में अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो ब्राह्मण बन जाता हूँ, लेकिन ऐसे नियम नहीं बनाए गए हैं। ब्राह्मणों ने पहले से डिसाइड कर दिया है, ग्रंथों किताबों में लिख दिया है कि तुम जिस जाति में जिसको बांटा गया है, जिंदगी भर पूरी उम्र तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे मृत्यु तक तुम सिर्फ उसी जाति में रहोगे। तुम जाति को चेंज नहीं कर सकते हो, उसको बदल नहीं सकते हो, जिंदगी भर उसी जाति की जिल्लत सहन करो, वही काम करो जो आपको करना है। क्योंकि ब्राह्मणों ने स्ट्रिक्ट नियम बनाए थे, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को रख लिया था, अब नीचे क्या हालत चल रही है उनको कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये पूरे 6
पॉइंट है, क्योंकि देखो अब आप सोच रहे हो कि बहुत ही कम पॉइंट बताए हैं, क्योंकि एक ही चीज को लेकर बहुत सारे पॉइंट छोटे छोटे बन सकते हैं, लेकिन जब मेन जो हमें इस टॉपिक के बारे में बताना था मुझे, वो इन्हीं हेडिंग्स में ही है। अब मैं जैसे कि ये है, यहाँ पे बोल के रखा है कि जाति चेंज नहीं कर सकते। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर लिख दूं कि जाति स्थायी होती है, ठीक है, स्थायी यानी कि स्टेबल होती है। तो अब इसमें और इसमें लिखोगे क्या, जाति चेंज नहीं कर सकते मतलब क्या है, ऑफ कोर्स वो स्टेबल होती है। तो मुझे और ज्यादा हेडिंग लिखने की क्या जरूरत है, वही चीज मैं उसमें बताऊंगी, वही चीज मैं उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो मैं सिंपल सा जितने मेरे मेन पॉइंट बनते हैं मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट को यहाँ पर लिखवाऊंगी, इससे ज्यादा पॉइंट कोई नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक अपना कवर हो चुका है, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करता है आप आराम से कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपके पास है जो आप चाहते हो किसी भी स्ट्रीम से, जरूरी नहीं कि आपके पास ये टॉपिक है, आप इन्हीं से मुझसे कुछ पूछ सकते हो। कोई टॉपिक है जो आपका किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता है, मुझे लिख सकते हैं, मैं उसको 2 या 3 दिन में जो है बनाकर आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।